हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पीरियोडिक टेबल का बता दिया था, उनमें एलिमेंट्स की पोजीशन बता दी थी, पीरियड्स, ग्रुप्स, ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था और कई एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर उसमें लिख दिया था, कैसे भरे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसके पहले पढ़ा चुके थे। अगर आप देखिए फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही एस ब्लॉक के मेंबर हैं। सुन के अजीब लगेगा हो सकता है आपको कि हीलियम एस ब्लॉक का मेंबर कैसे है जबकि यहाँ पर रखा गया है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है और जो 1s में एंटर करता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है हीलियम। लेकिन अगर हम हीलियम को बेरिलियम के ऊपर रखें तो इससे उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। अगर हम हीलियम को यहाँ रख देते हैं तो प्रॉपर्टी मैच कर जाती है, इसलिए हीलियम को यहाँ रखा गया है। सो हीलियम इज ए एस ब्लॉक एलिमेंट विच इज प्लेस्ड विद द 18th ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। तो इसको एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को हमने पी ब्लॉक के साथ रखा है, लेकिन ये ड्रॉबैक इसलिए नहीं है क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले साथ हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट पीरियड हाईएस्ट एनर्जी लेवल 1 होगा और इसमें सिर्फ S पाया जाता है, यानी 1s। फिर 2 में आपको S मिलेगा, फिर यहाँ पर 2 में P मिलेगा, फिर मिलेगा 3s, फिर मिलेगा 3p, फिर आएगा 4s और 4s के बाद जो आता है D वो पहला D है। पहला D जो होता है थर्ड एनर्जी लेवल से शुरू होता है, तो ये फोर्थ पीरियड में है, लेकिन ये 3D सीरीज है। कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज, यानी n-1d, n की वैल्यू 4 है यहाँ पर। 3D की बात आएगा 4p, देन 5s, 4d, 5p, 6s। 6s के बाद वैसे तो हमने लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन भरा, ये लैंथेनम एक्टिनियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखवाया भी था हमने, लेकिन पहले f के एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद d कंप्लीट होता है, तो इसलिए 6s के बाद हम 4f बोलते हैं। 4f के बाद 5d आएगा, फिर 6p आएगा, फिर यहाँ पर आप खुद बोल सकते हैं 7s, 5f, 6d, 7p। यानी जो s और p है वो तो सेम एनर्जी लेवल सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल में जो होगा वो 4s और 4p होगा, लेकिन जो d होता है वो एक कम एनर्जी लेवल वाला होता है पीरियड के कंपेरिजन में, यानी 5th पीरियड में 4d पाया जाएगा, 6th पीरियड में 5d पाया जाएगा। और जो f ब्लॉक f सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पीरियड से 2 कम एनर्जी लेवल से बिलोंग करते हैं, यानी 6th पीरियड में 4f होता है और 7th पीरियड में 5f होता है। तो ये बातें तो पहले भी हो चुकी थी। इसी को और इलेबोरेट करते हुए एक बात जो हमने वहाँ पर चलते चलते बताई थी लास्ट लेक्चर में, उसको फिर से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो रखे गए हैं, सब डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से नेचुरल कितने और सिंथेटिक, या इसी को मैन मेड भी बोलते हैं। देखिए, जिन एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्टार नहीं लगा है या जिनके ऊपर एक स्टार लगा है, ये सब नेचुरल एलिमेंट है। तो अगर आप नेचुरल एलिमेंट देखेंगे तो टोटल नेचुरल एलिमेंट जो यहां पर मिलेंगे आपको 92 नेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 2, हाइड्रोजन से लेकर प्लूटोनियम 94 तक, ठीक है। लेकिन हमने लिखा 92 और एटॉमिक नंबर 1 से लेके क्या कर दिया, 94 वाला नेचुरल कर दिया। एक्चुअली इसमें एक्सेप्शन है, बताया था एक्सेप्शन में, टेक्नीशियम और प्रोमीथियम। टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताया था 43,
और प्रोमीथियम का 61। तो 94 एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट नेचर में पाया जाता है और 2 एलिमेंट उसके एक्सेप्शन है। सिंथेटिक एलिमेंट कितने हो गए? 118 में से 92 माइनस कर दीजिए, बचेंगे कितने? 26 एलिमेंट्स। एलिमेंट में कहाँ से? प्लूटोनियम के जस्ट बाद एमेरिसियम और वहाँ से एंड ऑर्गेनेसन तक सारे, और टेक्नीशियम और प्रोमीथियम भी ऐड हो जाएंगे। सो टेक्नीशियम, प्रोमीथियम एंड एमेरिसियम टू ऑर्गेनेसन। टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43, इसका 61, अमेरिसियम 95 से 118। इसके बाद भी जो एलिमेंट्स हैं वो सब मैन मेड एलिमेंट होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ये जो नेचुरल एलिमेंट हैं इनमें से कुछ स्टेबल होते हैं, यानी उनका स्टेबल आइसोटोप नेचर में पाया जाता है। जिनके ऊपर कोई भी स्टार हमने नहीं लगाया वो सब नेचुरल स्टेबल एलिमेंट है, और उन्हीं में से कई रेडियो एक्टिव हैं। स्टेबल एलिमेंट 92 में से कितने हैं? 81। ये 92 एलिमेंट्स टोटल नेचुरल हैं, उसमें से 81 एलिमेंट कितने क्या हैं? स्टेबल। इनका स्टेबल आइसोटोप पाया जाता है हाइड्रोजन 2, जो बिस्मथ है 83 यहाँ पर, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर लिखा था। बिस्मथ के बाद रेडियो एक्टिव शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर स्टार लगाना हम शुरू कर देते हैं। हाइड्रोजन 2 बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 83 तक। अब आप बोलेंगे इसमें 83 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके भी एक्सेप्शन है टेक्नीशियम एंड प्रोमीथियम। टेक्नीशियम और प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जितने सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं वो सारे भी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हो गए? स्टेबल एलिमेंट 81 है, बाकी सारे रेडियो एक्टिव हैं। 37 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नोन है। 37 में से नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने होंगे? 92 में से 81 माइनस कर दीजिए। सो 11 एलिमेंट नेचुरल है। नेचुरल रेडियो एक्टिव और मैन मेड या सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 26। सो सिंथेटिक या मैन मेड एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो 26 है। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट 11, यानी 37 एलिमेंट्स ऐसे हैं इस पीरियोडिक टेबल में जिनका कोई स्टेबल आइसोटोप नेचर में नहीं पाया जाता। तो ये एक तरीके का और इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 100 एंड मोर। ध्यान रखिएगा, पिछले बार बताया भी था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये ए, यहाँ पर भी ए लिखा गया है, और फिर बी, और ये रोमन नंबर्स में जो 1 से 8 तक लिखा गया है। ये मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की पोजीशन थी, वहाँ पर सब ग्रुप्स रखे गए थे। लेकिन ये ए और बी का जो डिवीज़न है वो 2 तरीके का होता है। ये हम अभी वो फॉलो कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये ओल्ड IUPAC सिस्टम भी कहा जाता है। इसको AB टाइप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो AB टाइप, पहले सारे A आ जाएंगे, फिर सारा B आ जाएगा। कुछ बुक्स में या एनसीईआरटी के ओल्ड वर्जन्स में आपको ऐसा मिलेगा, पहले A मिलेगा, फिर यहाँ से पूरा B मिलेगा, यहाँ तक B मिलेगा, और फिर ये वाला A मिलेगा, यानी P ब्लॉक A सब ग्रुप्स में रखे जाते हैं। वो CS केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहा जाता है। पहले फॉलो किया जाता था, अब हम उसको नहीं फॉलो करते हैं। हमारे भी पुराने नोट्स में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर हमने B लिखा था, क्योंकि पहले केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एनसीईआरटी ने दिया हुआ था तो हम उसी को मानते थे। और अब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हटा के ओल्ड IUPAC
सिस्टम को फॉलो किया एनसीईआरटी ने, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहेंगे। तो अब ये ओल्ड आईयूपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग है। मॉडर्न आईयूपीसी सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग तो सिंपल नंबर 1 से लेके 18 तक ग्रुप का नंबर होता है। ओल्ड आईयूपीसी सिस्टम में या जो सीएस सिस्टम है 1 to 8 जो लिखा जाता था ग्रुप, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर लिखा जाता था। ऑब्वियसली वो कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं भी होता है, इस वजह से हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे हैं। इस वजह से ब्लू कलर में जो ग्रुप्स नंबर 1 to 18 और 1 to 7 पीरियड नंबर दिया गया वो सही है, और बाकी ओल्ड से भी कंपेरिजन करेंगे क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो चलिए आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के नाम तो रखे ही जाते थे, आईयूपीसी नेमिंग की या आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर की क्या ज़रूरत पड़ी, कब पड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आईयूपीसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है वो एटॉमिक नंबर 100 और उसके बाद यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके पहले के एलिमेंट्स को हम आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर दे नहीं सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि तब तक के सारे एलिमेंट्स को आईयूपीसी से रिकमेंडेड नाम मिल चुका था, उसको सिस्टमेटिक नाम नहीं बोलते थे। अब जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये किसी सिस्टमेटिक पैटर्न पे दिया हुआ नाम नहीं है। डिस्कवरी के दौरान जो डिस्कवरर ने किसी भी बेसिस पर ये नाम दे दिया, बाद में आईयूपीसी ने उसको हरी झंडी दे दी, उसको रिकमेंड कर दिया। केमिस्ट्री पहले आई है, एलिमेंट्स पहले से डिस्कवर होना शुरू हुए थे, आईयूपीसी बाद में बना है। तो आईयूपीसी सिस्टम आने से पहले भी एलिमेंट्स के नाम थे, और जो नाम पहले से थे पॉपुलर वर्ल्ड वाइड वही फिर नाम दे दिया गया, सिंबल्स उसके असाइन कर दिए गए। समस्या तब उठी जब एक एक करके नए नए एलिमेंट्स बनाए जाने लगे अलग अलग कंट्रीज़ में। अब एक ही एलिमेंट 2 कंट्रीज़ में एक ही वक्त में सिंथेसाइज किया गया और दोनों कंट्री ने अलग अलग नाम दे दिया। जैसे एटॉमिक नंबर 104 आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्डियम, रशियन साइंटिस्ट ने इसको कुर्स्तोवियम नाम दे दिया था, मेरे ख्याल से KU सिंबल था उसका। रदरफोर्डियम अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपने साइंटिस्ट के नाम पर बेसिस पे दिया, और रशियन साइंटिस्ट ने उसको अपने साइंटिस्ट के नाम पर दिया। अब इस तरीके के कन्फ्लिक्ट आने लगे कि एक एलिमेंट को 2 अलग अलग कंट्रीज़ में एक साथ सिंथेसाइज किया गया या डिस्कवर किया गया, और दोनों ने अपना अपना नाम दे दिया, और फिर दोनों लोग एडमेंट हैं कि हमको यही नाम फॉलो करना है। तब यहाँ से आईयूपीसी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हैं हम उनका भी नाम लिख सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले के लिए ये रिकमेंडेशन दिए। तो जब भी एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो उसमें नंबर क्या क्या यूज़ होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर नंबर के लिए एक 3 अल्फ़ाबेट का एक टर्म यूज़ कर दिया। जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, अब वो 3 अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, 2 अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, 4 अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, बाई, ट्राई। 4 के लिए इन जनरल आपने टेट्रा सुना होगा, लेकिन इसमें एक सिंगल अल्फ़ाबेट का भी टर्म होता है, जैसे एन, यू, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो ले लिया गया वो, बी, टी। अब कोई भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ टेट्रा करेंगे तो टी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर टेट्रा ना कह के क्वाड कहा जाता है। 4 अल्फ़ाबेट्स हो गए यहाँ पर, तो क्यू से इसको सिंबलाइज किया जाता है। 5 के लिए पेंट, अभी देखिए पी नहीं आया है, हेक्स। अब वैसे आपने इसको क्या सुना है, हेप्ट सुना है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में, 7 कार्बन की चेन को हेप्ट बोलते हैं, हेप्टेन सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ पर हेप्टेन H से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर हेप्ट में यूज़ करके सेप्ट यूज़ किया जाता है ताकि इसका सिंबल बदल सके फर्स्ट अल्फ़ाबेट का। ऑक्ट। और 9 के लिए आपने नोनेन सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन नोनेन N से शुरू होता है, N टर्म पहले से आ चुका नील के लिए, इसलिए इसको ENN कहा जाता है, E से सिंबलाइज किया जाता है इसको O से। देखिए कोई भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हुआ है। तो जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा उनके जो भी नंबर्स हैं उनके लिए जो सिंबल्स है वो यूज़ किया जाएगा। जैसे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, और इनको एक साथ रखा जाएगा विदाउट एनी गैप, अन, नील, क्वाड मिला के एक वर्ड बन गया।
और लास्ट में सफिक्स IUM इज एडेड, तो इसके लास्ट में लगा देंगे IUM. सो अननिलकॉइडियम विल बी द IUPAC नेम फॉर रदरफोर्डियम. अगर पूछा जाए 104 का IUPAC नेम क्या होगा तो बताना आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज द करेक्ट IV, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ रदरफोर्डियम, आपको रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते. इसी वजह से हमने बोला था कि एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर कम से कम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम पे जो है वो याद होना जरूरी है. सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं हाई एटॉमिक नंबर वाले, 100 या उससे बाद वाले. तो ये हो गया. इसके सिवा एक इसका शॉर्ट नोटेशन भी होता है, जैसे इसका फर्स्ट 1 के लिए अन आता है, 0 के लिए निल से एन आता है, 4 के लिए क्वेड से क्यू आता है. सो UNQ भी इसका एक सिंबल है और ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम है. तो कुछ पीरियोडिक टेबल अभी भी आप देखेंगे, इवन NCERT में भी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को उनके करेक्ट सिंबल से नहीं, उनके IUPAC नेम के जो सिंबल हैं उनसे रिप्रेजेंट किया गया है. इस तरीके से अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करने लगे 100, 101, 102, तो इसका नाम क्या होगा? अननिलनिलियम. सो अननिलनिलियम 100 एटॉमिक नंबर का IUPAC नेम होगा, UNN कहेंगे. 101 कल बात हो रही थी मेंडलीवियम, मेंडलीव के नाम पर एलिमेंट दिया गया है, तो क्या होगा? अननिल फिर अनियम आ जाएगा. सो UNU. 102 अननिल बाई और EM लगा दिया जाएगा. सो अनलिन बाइम UNB. इस तरीके से 103, 4, 120 तक का IUPAC नॉमेनक्लेचर आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे. 120 हम बता देते हैं. अन बाई निलियम क्या हो जाएगा? UBN. अब जैसे पूछ दिया जाए गिव द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ रेंजिनियम. सो रेंजिनियम एटॉमिक नंबर होता है 111, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अनियम. सिंबल हो जाएगा U. तो सिंबल से IUPAC नेम, IUPAC से सिंबल, नाम से IUPAC से नाम, एटॉमिक नंबर, ये सब इसको कोरिलेट करना है. तो 100 से लेके 120 तक प्रैक्टिस कर जाएंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 एटॉमिक नंबर तक का ही एलिमेंट है, तो 119 और 20 जो है वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, अभी सिंथेसाइज नहीं है, बाद में डिस्कवर किया जाएगा, लेकिन नाम हम इनका दे सकते हैं. तो नाम इससे भी ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर आता है तो भी आप दे सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एलिमेंट्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, वो कुछ ट्रिवियल क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स के लिए दिया जाता था. जैसे आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इस तरीके से बहुत से टर्म्स हैं. क्वाइनेज मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, नोबल मेटल्स, निकोजेंस. टी साइलेंट होता है, इसको निकोजेंस पढ़ते हैं, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन इसका बोलेंगे तो निक्टोजेंस होता है. टी साइलेंट है तो इसलिए निकोजेंस. चाल्कोजेंस, हेलोजेंस, इनर्ट एंड नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स. ये कुछ ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं. जब यहाँ पर ग्रुप बोल रहे हैं तो इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो वर्टिकल कॉलम है उस ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रिवियल क्लासिफिकेशन कह रहे हैं. इस ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उनमें कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ सिमिलरिटी आज की डेट में रिलेवेंट नहीं भी हो सकती, लेकिन टर्म है इस वजह से हम इसको बता रहे हैं यहाँ पर. एल्कली मेटल. एल्कली मेटल किसको कहते हैं? हर टर्म में क्या इंपॉर्टेंट बात होगी? किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं. एल्कली मेटल कहते हैं फर्स्ट ग्रुप मेटल्स को. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं. फर्स्ट ग्रुप में तो हाइड्रोजन भी रखा जाता है, लेकिन आगे चल के आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का एनॉमलस पोजीशन है. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से भी मिलती मैच करती हैं और हेलोजन से भी मैच करती हैं, तो इसलिए उसको दोनों जगह पर रखा जाता है. फिर हमने हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा? एज पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन.
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे देखिए तो एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन उसका जो होता है वो वही आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है। nth शेल वैलेंस शेल के एस सब शेल का पहला इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये कैरेक्टरिस्टिक एल्किली मेटल से मैच करती है। हीलियम में भी एस का दूसरा इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम को फिर हम पी ब्लॉक के साथ क्यों रखते हैं 18th ग्रुप में? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ वहीं से मैच करती है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्किली मेटल से भी मैच कर रहा है और हैलोजन से भी मैच कर रहा है। फिर अगर हमको एक जगह रखना है तो हम एल्किली मेटल फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखेंगे, 17th में क्यों नहीं रखेंगे? एक जगह रखना है तो एज पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखना है और प्रॉपर्टी भी मैच करनी चाहिए। ज़्यादातर किताबों में हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में अलग से मेन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर रख दिया जाता है या दोनों जगह रख देते हैं, फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप में। फिलहाल एल्किली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के मेटल, उसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं। एल्किली का मतलब होता है बेसिक। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम विल बी रेडियो एक्टिव एल्किली मेटल, एक ही रेडियो एक्टिव एल्किली मेटल है। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेकिन बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहते हैं। एल्कलाइन मतलब इसके भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स मिलते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के ज़्यादातर फॉस्फेट्स सल्फेट्स ये सब होते हैं, तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो अर्थ क्रस्ट का पार्ट है, बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है या बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इस वजह से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स में बेरिलियम जो है वो नहीं रखा जाता है। उसके बाद रखा क्या जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव हो जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। रेडियम का एटॉमिक नंबर, फ्रेंसियम और रेडियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 87, 88 आएगा। और ये सब नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, मैन मेड नहीं है। नेचर में मिलते हैं लेकिन इनका कोई स्टेबल आइसोटोप नेचर में नहीं मिलता है। क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइन का मतलब सिक्का, एज इसका जो समय होता है, जैसे अलग अलग एजेस में डिवाइड करते हैं हम ह्यूमन एवोल्यूशन को, अर्थ के एवोल्यूशन को, वहाँ से एज आता है क्वाइन एज। तो जब क्वाइन एज की शुरुआत हुई, जब सिक्कों के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई, तो जो इनिशियली बनाए जाते थे सिक्के वो सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, फिर कॉपर मिक्सिंग उसमें की जाने लगी। तो इसलिए एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप है। इसमें बेरिलियम नहीं रखा जाता क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। क्वाइनेज मेटल्स 11th ग्रुप। 3 मेटल्स होते तो 4 मेटल हैं, हम एग्जाम्पल में सिर्फ 3 लिखेंगे, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। वैसे रोंजेनियम भी पाया जाता है इसमें, लेकिन रोंजेनियम जो है मैन मेड एलिमेंट है इसलिए उसको नहीं रख रहे हैं। तो ये जब नाम क्वाइनेज मेटल्स को दिया गया था तो इनके वजह से दिया गया था, रोंजेनियम की वजह से नहीं दिया गया था। रोंजेनियम का एटॉमिक नंबर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, 111 होता है। रोंजेन जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी उनके बेसिस पर इस फैमिली का लास्ट मेंबर रखा गया RG। हमने उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि क्वाइनेज मेटल में उसको नहीं रखा जाता है। वैसे अगर पूछा जाए तो मैन मेड एलिमेंट है, क्वाइनेज मेटल में उसको भी रखना चाहिए, लेकिन हम इसलिए नहीं उसको रखते हैं क्योंकि उसके क्वाइंस बनाए नहीं गए थे। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल किसी डेफिनेट ग्रुप का नहीं है, तो फिर क्या है? ट्रांजिशन मेटल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डी ब्लॉक एक्सेप्ट 12th ग्रुप। डी ब्लॉक अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक है। 3rd से लेकर 11th ग्रुप तक के सारे जो मेटल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। पहले जो नाम ट्रांजिशन मेटल दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच का ट्रांजिशन शो करता है। ट्रांजिशन का मतलब इंटरमीडिएट स्टेट, बीच की स्थिति। तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण हिंदी में प्रॉपरली उसको बोलते हैं।
एस ब्लॉक हाईली मेटेलिक है और पी ब्लॉक नॉन मेटेलिक है, तो ये लेस मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, यानी मेटेलिक से नॉन मेटेलिक के बीच के ट्रांजिशन की स्टेज है। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे जाने की वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल बोला गया था, बाद में ये कंसेप्ट चेंज कर दिया गया। अब हम ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। द मेटल्स विच हैव partially filled d orbital, the metals have partially filled d orbital of n-1th shell, यानी penultimate shell. The metals having partially filled d orbital of n-1th shell, that is penultimate shell, in its ground state or any other oxidation state, in its ground state or any other oxidation state आर कॉल्ड क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। अब इसके लिहाज से अगर देखिए तो पहली बात तो हमने इसमें लिख दिया ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सारे मेटल्स हैं, तो यहां पर सिर्फ मेटल्स भी टर्म यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट 12th ग्रुप, दैट इज 12th ग्रुप में कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम Cn। तो 12th ग्रुप को छोड़ के बाकी सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसमें फर्दर एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए स्कैंडियम, ये ग्राउंड स्टेट, एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है, डी ब्लॉक में अलग से पढ़ाया जाएगा, यहां पर भी हम पढ़ाएंगे एक बार एंड में पीरियोडिक टेबल के। स्कैंडियम में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। कॉपर की बात करें, ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर 29, कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, Cu+, Cu2+, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा। जिंक की बात करें, एटॉमिक नंबर 30, इसका सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है, जिंक +2, एटॉमिक नंबर वही रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड इन द नेचर, तो स्कैंडियम का सिर्फ +3 मिलता है नेचर में, जिंक का सिर्फ +2 मिलता है, कॉपर का +1 +2 दोनों मिलते हैं, +3 भी मिलता है, हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया तो हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, जिसकी पीएचडी कर ली थी आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के पहले ही लेक्चर में। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कॉपर के, जिंक के, सबके शुरू होंगे आर्गन 18 से। हीलियम नियॉन आर्गन यानी 3 एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया। अब जो भी बात होगी आगे वो 4th से शुरुआत होगी। तो फिलअप करते वक्त तो पहले 4s आता है, फिर 3d आता है, लेकिन याद कीजिए 3d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d अंदर चला जाता है, 4s बाहर चला जाता है। तो हम रिमूवल का सीक्वेंस लिखें तो 3d अंदर है, 4s बाहर है। भरते वक्त 4s पहले भरा गया था, फिर 3d, लेकिन निकालते वक्त पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3d 4s की कहानी सब में है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। स्कैंडियम +3 में सब में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0 0 हो गया। कॉपर 29, आर्गन 18 के बाद 11 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं और इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर आया गया था। d में 10 करने के लिए s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, s का 1 इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली ट्रांसफर हो नहीं जाता है, हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं पहले s को पूरा भर के फिर 3d में भरना चाहिए, लेकिन s को 1 भरा तो हम सोच ले रहे हैं या मान लेते हैं कि s का 1 ट्रांसफर हो गया। प्रैक्टिकली ट्रांसफर नहीं होता, नेचर में ऐसा ही पाया जाता है ये। अब अगर +1 बनाएंगे तो s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 0 हो जाएगा, d10। यहाँ पर +2 बनाएंगे तो s का 1 निकल चुका, d में से भी 1 निकलेगा तो अब ये d9 बचेगा।
जिंक 12 इलेक्ट्रॉन आर्गन के बाद और भरेंगे तो s में 2 और d में 10 आएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो s का 2 निकल जाएगा, 0 बचेगा और d 10 बचेगा। अब ज़रा गौर से देखिए, ट्रांजिशन मेटल किसको कहा गया था? वो मेटल जिसका पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल हो पेनल्टीमेट शेल का, इन ग्राउंड स्टेट और एनी अदर नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये n-1 d ऑर्बिटल्स है, पार्शियली फिल्ड है, ये अनफिल्ड है। पार्शियली फिल्ड ग्राउंड स्टेट में मिल रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। कॉपर की बात करते हैं, D10 फुलफिल्ड है, D10 +1 में भी फुलफिल्ड है, D9 कॉपर +2 में D9 है, तो ये पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है। हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो स्कैंडियम है अपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से, +3 वाले की वजह से नहीं है। कॉपर में ग्राउंड स्टेट भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। कॉपर को ट्रांजिशन मेटल इसलिए माना जाता है क्योंकि +2 में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है। तो किसी भी एक स्टेट में अगर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल मिल गया, यानी D1 से लेके D9 तक, तब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। जिंक में देखिए ग्राउंड स्टेट में भी फुलफिल्ड है और +2 जो इसका नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें भी फुलफिल्ड है। इसके सिवा जिंक का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता है, इसका मतलब नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही गया है, सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है। ग्राउंड स्टेट में देख लीजिए, एस के बाद डी भरते हैं, एस के बाद डी भरते हैं, सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है। तो ये सब डी ब्लॉक के मेटल्स तो हैं, लेकिन स्कैंडियम और कॉपर दोनों ही ट्रांजिशन मेटल है, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। पूछा जाए कॉपर ट्रांजिशन मेटल क्यों होता है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, तो बोलेंगे +2 की वजह से होता है। अगर +3 दिया जाए तो +3 की वजह से भी होगा क्योंकि उसमें भी D8 आएगा पार्शियली फिल्ड। लेकिन +1 और ग्राउंड स्टेट की वजह से यह ट्रांजिशन मेटल नहीं है, यह ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। अब अगर +2 की वजह से ट्रांजिशन मेटल है तो इसका मतलब ये नहीं कि +1 वाले को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। कॉपर ट्रांजिशन मेटल है तो इसका मतलब वो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे +1 में हो, चाहे +2 में। क्या बोला, क्लियर है? तो किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल रहता है तो इसको हमेशा ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वही ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने के बाद उसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाएगा। आपकी हिंदुस्तान में पैदाइश है तो आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान में रहिए चाहे मत रहिए। वैसे NRI बन जाते हैं लेकिन उनका मूल स्थान जो माना जाता है वो हिंदुस्तानी रह जाएगा। चलिए, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर का मतलब अंदर के, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर F ब्लॉक के मेटल्स रखे जाते हैं, ऑल F ब्लॉक मेटल्स। तो 5th अगर हम देखें, यहीं पे रख लेते हैं, किसको बोल रहे हैं? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स के भी बीच में पाए जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल S और P ब्लॉक के बीच में पाया गया, इसलिए उसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता था पहले। अब ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, या सिंपली कहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल कहने का सीधा सा पर्पस है ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में पाया जाए, और वो होता है F ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे लैंथेनाइड सीरीज में एलिमेंट होते हैं सीरियम 58 ल्यूटिटियम 71, एक्टिनाइड सीरीज में होते हैं थोरियम 92, लॉरेंसियम 103। कहाँ है? इन बिटवीन लैंथेनम 57 टू हॉफमियम 72। ये दोनों ट्रांजिशन मेटल हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल मिलेगा पेनल्टीमेट शेल का किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनके बीच में ये है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल। ये किस में रखे जाते हैं? इन बिटवीन, बताया गया था, एक्टिनियम 89 टू एक्टिनियम एंड लिखिए क्योंकि दो एलिमेंट्स के बीच में है,
एक्टिनियम एंड रदरफोर्डियम 104, इसके बारे में बात हुई थी कि इसको रशियन साइंटिस्ट ने कुर्सोवियम नाम रख दिया था, बाद में IUPAC से रदरफोर्डियम नाम इसका रिकमेंड किया गया। 6 जो होता जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाए, 1 2 3 4 5, देखिए कितनी तेजी से हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है। रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर का मतलब तो समझते ही होंगे, रेयर का मतलब होता है बहुत कम मिलने वाला, ठीक है, जिसके स्कार्सिटी हो। अर्थ मेटल्स यानी अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में जो पाए जाते हैं उन मेटल्स को कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। वैसे तो लैंथेनाइड्स को ही रेयर अर्थ मेटल कहा जाता था, लेकिन कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं जो बहुत कम अमाउंट में पहले पाए जाते थे, उनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता था। तो रेयर अर्थ मेटल्स में लैंथेनाइड एंड फ्यू डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में आएगा ऑल लैंथेनाइड्स एंड स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, जर्कोमियम, ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। और थोरियम ये एफ ब्लॉक का मेंबर है। इन मेटल्स को रेयर अर्थ मेटल माना जाता था, यानी कुछ डी ब्लॉक के, एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट और सारे लैंथेनाइड्स, इनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता था इसलिए क्योंकि इनका अमाउंट बहुत कम मिलता था अर्थ क्रस्ट में। बाद में इसमें से कई ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट किए जाने लगे। पहले इसके सोर्सेज कम थे, बाद में पता चला इनके और भी सोर्सेज हैं। तो अब ये नाम बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है क्योंकि कई रेयर अर्थ मेटल आज की डेट में, मतलब आज का मतलब आज ही की तारीख नहीं, मतलब अब इन दिनों ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए वो रेयर रह नहीं गए, लेकिन नाम रख दिया गया तो रख दिया गया। 7th नोबल मेटल्स। देखिए नोबल टर्म जो है यहाँ भी यूज़ हो रहा है और यहाँ भी यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नोबल के साथ इनर्ट भी यूज़ हो रहा है, तो हम 7th और 11th को एक साथ कर ले रहे हैं कवर। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, नॉन इंटरएक्टिव, और नोबल मतलब होता है लेस रिएक्टिव, लेस इंटरएक्टिव। लेस का मतलब जितना काम पड़े, बहुत ज़रूरत पड़े तो इंटरेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। इनर्ट का मतलब बिल्कुल करना ही नहीं है इंटरेक्ट। नोबल मेटल्स वो मेटल्स हैं जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल्स 3 हैं। 11th ग्रुप में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा नोबल है, नोबल मोस्ट, फिर गोल्ड उससे कम नोबल और सिल्वर उससे भी कम नोबल है। ये 3 नोबल मेटल्स हैं। ये कम रिएक्टिव क्यों है? देखिए मेटल्स नोबल है तो उसका रीज़न होता है वेरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है तो ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये जो ग्राउंड स्टेट है यही इनका रिड्यूस्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो एनायन बनाते नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी नहीं रखते हैं, इसलिए कैटायन नहीं बनाते हैं। तो मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ना हो तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप मेटल्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इन्हीं का मिलेगा, ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस क्या हैं? इनर्ट गैसेस मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स के पहले कोई भी कंपाउंड नोन नहीं थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बाद में पता चला कि क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन के कंपाउंड बनते हैं, अपने आप नेचर में नहीं पाए जाते हैं। यानी 18th ग्रुप एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं भी आज की डेट में नोन, वो सब मैनमेड कंपाउंड्स हैं, नेचुरल कंपाउंड्स उनके नहीं मिलते हैं। तो उनको इनर्ट गैस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते थे। बाद में जब कुछ कंपाउंड बनाने लगे तो माना गया ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उनके जितने भी कंपाउंड आप देखेंगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड ऑक्सोफ्लोराइड, तो माना जाता है कि ये सबसे रिएक्ट नहीं करते हैं, कम रिएक्टिव यानी नोबल है। हीलियम, नियॉन, आर्गन के कोई भी कंपाउंड आज तक बनाए नहीं गए हैं, तो इनको आज भी इनर्ट कह सकते हैं। वैसे इनर्ट गैस, नोबल गैस इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इनर्ट गैस टर्म नाइट्रोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एयर में मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन, उससे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है। मेजर कंपोनेंट 80% करीब नाइट्रोजन है, 20% के करीब ऑक्सीजन है। एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, 1% में बाकी सब कुछ आ जाता है। तो
नाइट्रोजन ऑक्सीजन होने के बावजूद भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड एयर में नहीं मिलता है। ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है। आप सुनते होंगे फूड में भी एंटीऑक्सीडेंट का कंसेप्ट होता है। तो ऑक्सीजन रिएक्टिव है, नाइट्रोजन खूब पाया जा रहा है लेकिन नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो इनर्ट गैस में नाइट्रोजन को भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस है, लेकिन इन जनरल इनर्ट गैस जो टर्म यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है 18th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। तो अगर पूछा जाए नोबल गैस तो सिर्फ 18th ग्रुप का ही एलिमेंट रहेगा, नोबल गैस में नाइट्रोजन को नहीं रखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस तो उसमें नाइट्रोजन को भी इंक्लूड किया जा सकता है 18th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ साथ। तो हमने 7th एंड 11th देख लिया। यहां पर भी 18th ग्रुप एलिमेंट्स और इनर्ट में नाइट्रोजन गैस भी आता है एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट इज इनर्ट। 11th के बाद 12th रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी को रिप्रेजेंट करने वाला एलिमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? बहुत बड़ा साइज, हाई रेडियस, हाई एटॉमिक वॉल्यूम, लो एटॉमिक वॉल्यूम, हाई मेटलिक करेक्टर, वेरी लो मेटलिक करेक्टर और हाई नॉन मेटलिक करेक्टर। तो ये एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है, पी ब्लॉक में आयनेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा शो करते हैं, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा शो करते हैं। तो ये एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने की वजह से इनको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में तो सिर्फ लिख दिया है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स लिखा जाता है। इसको लिख लीजिएगा, इसको नॉर्मल एलिमेंट्स भी लिखा जाता है। लेकिन कई किताबों में 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो बिल्कुल अलग थलग है। न तो बहुत इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, न तो बहुत गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाए, प्रिसाइजली पूछा जाए, तो ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट। इन जनरल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स एंड ब्रिज एलिमेंट्स को देखने के लिए एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी हो गया है हमारा। 13th और 14th कंप्लीट करने के बाद बीच में ये 3 जो छूटे उनको भी कर लेंगे। इनका भी देखिए एंड एक जैसा है, जेंस जेंस जेंस। तो टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल का मतलब क्या होता है? वन विच रिप्रेजेंट्स ऑल, अ टिपिकल इंडियन, अ टिपिकल बनारसी। तो टिपिकल का मतलब वन विच रिप्रेजेंट्स ऑल कैरेक्टर्स ऑफ इट्स ग्रुप। टिपिकल एलिमेंट्स देखिए, ये 3rd पीरियड एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम 3rd पीरियड एलिमेंट्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो 3rd पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में आता है सोडियम, उसके आगे मैग्नीशियम, उसके आगे यस एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और नोबल गैसेस में इन जनरल इसको नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये शुरू के एलिमेंट्स याद रखिएगा। आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप मेंबर से कई लिहाज से डिफरेंट होता है। उसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से कई मायने में अलग अलग है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, बाकी नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लिथियम का हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है, हीट करने पे ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम का हाइड्रोक्साइड हीट कीजिए डिकम्पोज नहीं करता है या बहुत हाई टेम्परेचर पे करेगा। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो लिथियम की प्रॉपर्टी जैसे सोडियम पोटेशियम से अलग है, वैसे ही बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह से अलग है। ऐसे ही
बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम गैलियम वगैरह से अलग है। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है उसके नखरे अलग होते हैं बिल्कुल। तो किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर, हम वैसे तो सुनते हैं कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्योंकि उसका एंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा होता है, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा होता है। लेकिन फर्स्ट मेंबर के लिए बात लागू नहीं होती है। पहला जो मेंबर होता है बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज बहुत कम होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी की होने की वजह से उसकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर से डिफरेंट हो जाती हैं, तो अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो सेकंड पीरियड के मेंबर्स जो होते हैं वो मोस्टली फर्स्ट मेंबर हैं। जैसे एल्कली मेटल में लिथियम फर्स्ट मेंबर है, भले ही हाइड्रोजन उसके ऊपर पाया जा रहा है लेकिन हाइड्रोजन की एनॉमलस पोजीशन है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सारे ग्रुप मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को अपने अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसका मतलब सोडियम की स्टडी कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स की स्टडी हो गई। मैग्नीशियम की स्टडी कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की स्टडी हो गई, ऐसा माना जाता है, हो चाहे ना हो। लेकिन वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अपने रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स को, इसलिए उनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। अब इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों हैं, इसलिए एलिमेंट टर्म यूज़ किया, मेटल नहीं यूज़ किया। जहाँ पर मेटल यूज़ किया था वहाँ पर सिर्फ मेटल्स ही होते थे, जहाँ एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल। जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक में तो मेटल है, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल भी और नॉन मेटल भी है। ब्रिज एलिमेंट, नाम तो जानते होंगे, ब्रिज का मतलब पुल, जोड़ने वाला। देखिए ब्रिज एलिमेंट के दो कंसेप्ट हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा। तो हम फॉलो क्या करेंगे, दोनों फॉलो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड एलिमेंट होते थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में दो सब ग्रुप था, ए और बी। ए में कौन रखा गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से रखा गया था। बी में कौन सा रखा गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनमें कॉमन क्या था प्रॉपर्टी, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। स्टेबल कौन है, इसमें सिर्फ +1 स्टेबल होता है, सिर्फ +1 पाया जाता है। इनके और भी पाए जाते हैं लेकिन +1 भी एग्जिबिट करते हैं। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो सेम सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में ज़्यादा मैच करती है। तो ए वालों की प्रॉपर्टी आपस में ज़्यादा मैच करेगी, बी वालों की आपस में ज़्यादा मैच करेगी, लेकिन ए और बी की कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, इसलिए दोनों का ग्रुप सेम है। तो सब ग्रुप सेम होने पर प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटीज है वो ज़्यादा आएंगी। ग्रुप सेम होने पर भी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है लेकिन कम आती है। तो अब ये जो सोडियम है ये अपने सब ग्रुप और दूसरे सब ग्रुप दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसको ब्रिज एलिमेंट कह दिया गया। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में ए और बी सब ग्रुप होगा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और इसके नीचे थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम की कई प्रॉपर्टीज, अभी हमने जिक्र किया था कि जो पहला मेंबर होता है उसकी कई प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर से मैच नहीं करती। तो लिथियम की कई प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। बेरिलियम की कई प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच नहीं करता, इसको भी एनॉमलस बिहेवियर बोलते हैं। लिथियम की जो प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करती वो मैग्नीशियम से मैच करती है। दोनों नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों लेस बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी एल्कली मेटल्स स्ट्रांगली बेसिक बनाते हैं। ऐसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करती है, दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं।
दोनों नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम का ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करेगा। लिथियम की कई प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से डिफरेंट है, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से भी मैच कर रही हैं, मैग्नीशियम से भी मैच कर रही हैं, ये ब्रिज का काम कर रहा है। सो डायगोनल बिहेवियर इज द कॉज ऑफ व्हाट? ब्रिज of the properties of the two elements. So ये as per diagonal relationship है। और मैंडलिव के periodic table में जो दिया गया है as per properties of subgroups of same group elements, एक ही ग्रुप के जो दो सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी के बेसिस पर यह क्लासिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया बीच के 3 को छोड़ के। और निक्टोजेंस कहते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स को, चाल्कोजेंस कहते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट्स को, और हेलोजेंस कहते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स को। यानी निक्टोजेंस में आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, चाल्कोजेंस में आ जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह, हेलोजेंस में आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों कहते हैं? निकोजेंस मतलब सफोकेशन कॉज करने वाले कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट, जैसे स्कैरलियस स्टोन कंपाउंड जो थे अमोनिया, फॉस्फीन, उनकी वजह से सफोकेशन होता था, इसलिए निकोजेंस कहा गया 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को सफोकेटिंग या सफोकेशन कॉजिंग कंपाउंड बनाने की वजह से। चाल्कोजेंस ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है इनमें, जितने भी मेटल के ओर्स पाए जाते हैं ज़्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, इसलिए ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी की वजह से चाल्कोजेंस कहा जाता है। हेलोजेंस सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, बहुत से जो कॉमन सॉल्ट्स पढ़ते हैं हम, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, फ्लोराइड्स, तो इस वजह से सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड सफोकेटिंग कंपाउंड्स और टेंडेंसी टू फॉर्म सफोकेशन कॉजिंग कंपाउंड्स। तो इस तरीके से ये ट्रिवियल इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट्स अपनी बात शुरू करेंगे। इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चलते चलते, तो वह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मेन कंसेप्ट हमारा, और उसको समझने के लिए 2 और बातें समझनी पड़ेंगी। न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, एंड स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। इफेक्ट कांस्टेंट रिलेटेड है। इफेक्ट इज द फेनोमेनन एंड कांस्टेंट इज इट्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो एक एक करके पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन्स का होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है E के बराबर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन आपने सुना होगा प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो कूलम में तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, लेकिन यूनिट चार्ज +1 होता है। वैसे चार्ज की किसी भी स्केल पे इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ESU में भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट +4.8 इंटू 10⁻10 ESU। हम एक प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट लेके चल रहे हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियर चार्ज Z से रिप्रेजेंट करेंगे। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, तो जितना Z उतना ही चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इज द Z चार्ज इन द न्यूक्लियस is equal to number of protons, that is atomic number, और इसका सिंबल होता है Z। एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, तो जितने प्रोटॉन उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा। अब देखिए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिर्फ E लिखा तो ये एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अब अगर इसे प्लस लगाएंगे तो ये प्रोटॉन का चार्ज होगा, इसके सामने माइनस लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो E सिर्फ इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आप E के ऊपर माइनस लगा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो जाता है। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट ऑब्वियस है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगेगा, और जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन लगेगा। यानी न्यूक्लियस और किसी इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगना था वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं था तो सिर्फ अट्रैक्शन लग रहा था इसके ऊपर, और जब इनर इलेक्ट्रॉन आ गया तो थोड़ा रिपल्सन लगने लगा। तो इसका मतलब नेट अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है इनर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? नेट डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction of nucleus on किसके ऊपर? outer electrons due to presence of inner electrons is called screening or shielding effect. This is the phenomenon. इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है। अब जब इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे तो उसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इट्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज डन in terms of screening or shielding constant। कुछ बुक्स में इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ में सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता था। हम इसको S के टर्म्स में यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर यूज़ भी किया है S के टर्म्स में। अब ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट है क्या? किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, मिटाना ठीक नहीं था। यह न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं। इस Z प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो कूलम फोर्स, कूलम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या हो गया? इस ऑर्बिट की रेडियस जहां इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस का चार्ज Q1 क्या होगा? Z इंटू ई। ई कॉन्स्टेंट है, Z अलग अलग एटम के लिए अलग अलग आएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E, तो Z ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ऐसे आप बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन का चार्ज बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपीयर नहीं होगा अगर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो। और बीच का इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को या पूरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं होने दे रहा है, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब हमको स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट क्या बताता है? कितने प्रोटॉन का चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमको बताती है कि कितने प्रोटॉन का चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट S की वैल्यू आ गई 4.3, तो न्यूक्लियस में अगर 10 प्रोटॉन्स हैं तो 10 में से 4.3 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में। तो कितने का एक्सपीरियंस करेगा? 5.7। फिर से
ध्यान से सुन लीजिएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स whose charge is not experienced by outer electron as force of attraction due to presence of inner electron. इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लग पा रहा है, तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी को कम कर दे रहे हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, अगर दोनों को मिला दे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट में ये माना जाता है कि इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी को कम कर दे रहे हैं, और जितनी प्रोटॉन की पॉजिटिविटी को ये कम करेंगे उसी वैल्यू को बोलते हैं एस और सिग्मा, यानी शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन के पॉजिटिविटी को खत्म कर सकता है? सिर्फ एक प्रोटॉन के पॉजिटिविटी को खत्म कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, यानी पर इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा वो मैक्सिमम 1 आएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताता है कि इनर इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन की पॉजिटिविटी को खत्म कर दे रहा है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है जितना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सकता है। तो पर इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो 1 रहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 1 प्रोटॉन की पॉजिटिविटी को नलीफाई कर सकता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा तो ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, और अगर न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो कम न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब जो जितना इनर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा, जो जितना बाहर का इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना कम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कंट्रीब्यूट करेगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेगा। तो 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन हम डिवाइड करें, एक जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है। यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, कॉजिंग एंड एक्सपीरियंसिंग व्हाट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करता है, और जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का यानी इनर इलेक्ट्रॉन है वो कॉज करता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो से स्क्रीनिंग कांस्टेंट कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब रिलेटिव स्क्रीनिंग इफेक्ट caused by different inner electrons। इनर इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट देखें तो देखिए NS का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कॉज करेगा NP से, NP ज़्यादा कॉज करेगा ND से, ND ज़्यादा कॉज करेगा NF से, क्योंकि न्यूक्लियस में जो भी N कोई वैल्यू है, ये हाईएस्ट शेल नहीं है, कोई भी शेल है, तो 1 में S रहता है, P D F नहीं आएगा, 2 में S रहेगा, P रहेगा, 3 में S रहेगा, 3P 3D, तो 3S ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता है, फिर 3P आता है, फिर 3D, तो जितने अंदर का इलेक्ट्रॉन रहेगा वह स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा कॉज करेगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर N की वैल्यू कांस्टेंट है और L की वैल्यू क्या हो रही है? बदल रही है। अगर हम इनमें L की वैल्यू देखें 0 1 2 3, तो इसका मतलब जिसका L जितना कम उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा रहेगा। अच्छा, अब अगर हम N को बदलते जाएं, ये पहला केस है और दूसरा केस। अब अगर हम NS लें तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो रहेगा वो कम रहेगा, इससे ज़्यादा होगा N-1 का S, इससे ज़्यादा रहेगा N-2 का S, इससे ज़्यादा रहेगा N-3 का S। यानी अगर हम देखें L की वैल्यू सबके लिए, S सब शेल है तो L की वैल्यू सबके लिए 0 0 आ जाएगा। अब देखिए N-3 छोटा है, N-2 बड़ा है, N-1 उससे भी बड़ा, N उससे भी बड़ा, तो N की वैल्यू जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा आएगा। तो यानी N बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाता है, L बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है।
n बढ़े तब भी कम हो रहा है, l बढ़े तब भी कम होगा। तो इन दोनों का कंक्लूजन ये है कि जितना न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना इनर इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेगा, जितना बाहर का इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेगा। देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मेजरमेंट जो स्लेटर्स रूल से आता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बात बता दे रहे हैं। ये जो एस या सिग्मा की वैल्यू है ये स्लेटर्स रूल के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल। अब स्लेटर्स रूल का जो कंक्लूजन है वो बता दे रहे हैं। z किसी एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, अगर हम s कैलकुलेट कर लें तो z स्टार निकाल सकते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर लिया जाता है तो 1s के बाद आता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s आता है। इस बात को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने पढ़ा था तो 4s पहले भरा था, 3d बाद में भरा था, लेकिन फिर आपको ये बात भी बता दी गई थी कि 3d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4s बाहर चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं वह n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ जाते हैं, और सेम n वैल्यू के लिए पहले s आता है, फिर p आता है, फिर d आता है, फिर f आता है। तो यहाँ पर देखिए 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे ही आता है। अब जब स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इनर इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? पहले 1s का होगा, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का। जितने दूर तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे उतने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखा जाता है और उसके सिवाय जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। स्लेटर्स रूल। स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन। 0.35, 0.85 एंड 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे वो 0.35 वैल्यू का कंट्रीब्यूट करेंगे, या 0.85 करेंगे, या तो 1 करेंगे। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन के आसपास वाले, वो 0.35 कंट्रीब्यूट करते हैं। उससे थोड़ा अंदर जाते हैं n-1 वाले तो 0.85 करते हैं, और अंदर के इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सब 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका पूरा का पूरा रूल है, लेकिन हम अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको देखना होगा तो ये एडवांस के क्लासेज जो होते हैं उसमें देख लीजिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा। ये एडवांस के बच्चों से लेके उस बैच में पढ़ाते हैं हम लोग। फिलहाल इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35, ये nth शेल वाले ही करते हैं। यानी जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना है वो जिस शेल का है उसी शेल का इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, और ये n-1 वाले कॉज करते हैं। ये n-2 या उससे कम वाले कॉज करते हैं। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर हम मेजरमेंट करके दिखाएं तो एक एक्सेप्शन भी ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट 0.30 इन हीलियम। अगर हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन देख लिया और सारे इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऐड कर लिया तो S आ जाएगा किसी एटम के लिए, और Z में से S को माइनस कर देंगे तो Z स्टार आ जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम पहले देख लेते हैं, फिर बाकी केसेस करेंगे। यह एलिमेंट और ब्रैकेट में इसका Z, हाइड्रोजन का Z कितना है 1, हीलियम का 2। तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसमें जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, या कैपिटल S हम यूज़ कर रहे हैं, जो S की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी।
क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज कर ही नहीं सकता। तो Z स्टार की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 - 0 = 1, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हाइड्रोजन के लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज किसी भी एटम या आयन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम में एक्सेप्शन है 0.30, तो एक इलेक्ट्रॉन है और 0.30 कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका 0.30 वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ पर Z स्टार आएगा 2 इसका एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.3 यानी 1.7 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम का केस देख लिया हमने, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट देख लिए। अब सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक नहीं, हम एस ब्लॉक से शुरू कर लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जरा देखिए यहाँ पर तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, यहाँ चौथे इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये nth शेल का है, या सॉरी n आउटरमोस्ट शेल को बोलते हैं, ये nth शेल का है और ये n-1 शेल का है। n-1 nth शेल का। तो अब यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए जिस शेल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है उसमें जो एक्सपीरियंस कर रहा है इस स्क्रीनिंग इफेक्ट उसके सिवा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सेम शेल वाला यानी 0.35 कंट्रीब्यूट करने वाला यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0 × 0.35 प्लस n-1 वाले का कंट्रीब्यूशन कितना था 0.85, और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सो 2 × 0.85, टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.7 और ये 0, तो 1.7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है nth शेल में, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉज करेगा। तो बेरिलियम में जो 3 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है। तो आउटर वाला 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, n वाला 0.35, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85 ईच, टोटल सम करेंगे तो 1.7 ये हो जाएगा, 0.35 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2.05। अब यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, 2 इनर शेल से 2 आउटर शेल से। 2 आउटर शेल वाले 0.35 ईच कंट्रीब्यूट करेंगे प्लस 2 इनर शेल वाले 0.85, कितना हो जाएगा, इसमें 0.35 और बढ़ जाएगा तो ये 2.40 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, 5 में से 2 अंदर पाए जाएंगे और 3 बाहर पाए जाएंगे। यहाँ पर 4 में से 1 स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है और 3 कॉज कर रहे हैं। तो जो 3 कॉज कर रहे हैं वो 0.35 ईच करेंगे क्योंकि सेम शेल से है, और इनर शेल वाला कितना करेगा 2 × 0.85। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये वैल्यू हो जाएगा 0.35 और बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2.75। ज़रा गौर से देखिए, हमने लिखा तो वर्टिकली डाउनवर्ड है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बोर्ड मतलब बोर्ड वाइट बोर्ड, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स लेफ्ट राइट रखे जाते हैं। तो यानी लेफ्ट राइट जब आप जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इफेक्ट का मेजरमेंट ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो ये पूरा हम लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट S हो गया। तो Z स्टार की वैल्यू कितना आएगा, Z माइनस सिग्मा। अब ये वैल्यू देखिए 3 - 1.7 कितना हो जाएगा
यस 3 में से 1.7 माइनस कर दिए तो 1.3, 4 में से 2.05 1.95, 5 में से 2.40 2.60, ऐसे ही आप इसमें करेंगे तो 6 में से 2.75 कितना आ जाएगा, 6 में से 2.75 3.25, ऐसे आप ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नियॉन तक। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या कांस्टेंट है वो 0.35 बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वह nth शेल में ऐड कर रहे हैं, तो nth शेल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन 0.35 और कंट्रीब्यूट करता जाएगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट लेफ्ट टू राइट जाने पर 0.35 बढ़ता जा रहा है। अच्छा, z कितना बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट रखे जाते हैं, z एक एक करके बढ़ रहा है। z में 1 का इंक्रीज हुआ और सिग्मा में 0.35 का इंक्रीज हुआ, तो इनका डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा 0.65, इसलिए देखिए z स्टार में 0.65 का इंक्रीज हो रहा है। इसमें 0.65 ऐड कीजिए, ये आ गया, इसमें 0.65 ऐड कीजिए, ये आ जाएगा, इसमें 0.65 ऐड कीजिए, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो आप खुद करके देखिए, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करेंगे इसको तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। हमने फर्स्ट पीरियड का देख लिया, सेकंड पीरियड का देख लिया, जैसे सेकंड पीरियड वैसे थर्ड फोर्थ सबका आता है। अब हम एक ग्रुप की बात करें तो ये तो खुद करिएगा प्रैक्टिस, इसको मिटा के हम यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में बता दे रहे हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट एल्कली मेटल्स में फर्स्ट ग्रुप में हम आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। मेंबर्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87, जो भी नोबल गैस है उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर ये होता है। हीलियम के बाद लिथियम आता है, नियॉन के बाद सोडियम आता है, इस तरीके से। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, लिथियम में तो लिख दे रहे हैं हीलियम एंड देन व्हाट 2s1, 1s2, 2s1। सोडियम में भी हीलियम से ही शुरू करते हैं, हीलियम मतलब 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम में जब शुरू करेंगे नियॉन से, नियॉन मतलब कितना एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया, 2 हीलियम नियॉन, फिर 3 से शुरू करेंगे तो 3s2, 3p6, 4s1 होता है। रुबिडियम आर्गन से शुरू करते हैं, 3 एनर्जी लेवल कंप्लीट। अब 4 में आएंगे तो पहले तो आता है 4s, फिर आता है 3d, फिर आता है 4p, लेकिन हम यहाँ पर n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो इसके बाद 3d 10 होगा, 4s2, 4p6 एंड 5s1 होगा। इसी तरीके से जब सीजियम में लिखेंगे तो आर्गन के बाद क्रिप्टॉन से शुरू कीजिए, क्रिप्टॉन 36। कितने एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 4 कंप्लीट हो गए। 5 से शुरू करेंगे तो आता तो 5s है, 5s के बाद 4d आता है, लेकिन 4d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4d अंदर चला जाएगा, इसका n कम है, इसमें 10 रहेंगे। 5s2 जो कि 4d के पहले भरा गया था, और फिर 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 6s में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप चाहें तो सीजियम का भी कैलकुलेट कर लीजिएगा या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिएगा। देखिए, हमने एक प्रीवियस नोबल गैस से क्यों शुरुआत की, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। nth शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है उसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो n-1 होगा 2, और उसके अंदर सारे इनर इलेक्ट्रॉन। 4 n है तो n-1 होगा 3, और उसके अंदर 2 और 1 आ जाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो n-1 की वैल्यू होगी 4, 4 में 4s 4p दोनों आएगा, और फिर n-2
n-3, ये सब वैल्यू 3, 2, 1 हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिख लिया। अब देखिए, अगर हम इसका एस कैलकुलेशन करें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उसके सिवा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह n-1th शेल से आते हैं। याद कीजिए, n वाला कितना s कंट्रीब्यूट करता है, 0.35 ईच। n-1 वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85 ईच इलेक्ट्रॉन। और n-2 या इससे कम लोअर एनर्जी वाले वो 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे, n-1 वाला 2 n की वैल्यू है, तो ये 1s में इलेक्ट्रॉन है। कितना आ जाएगा वैल्यू, 1.7। हमने निकाला भी था लिथियम का इसके पहले, याद कीजिए। यहाँ पर n-1 वाले ये इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन ईच 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस इसके साथ 2 और इलेक्ट्रॉन हैं जो कि n-2 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 ईच कंट्रीब्यूट करेंगे। 8 इंटू 0.85 आता है 6.8, और 6.8 प्लस 2 8.8 इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ जाएगा सोडियम का। पोटेशियम में देखें, ये n-1 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 0.85 ईच कंट्रीब्यूट होगा। लेकिन इसके सिवाय 10 इलेक्ट्रॉन है जो और अंदर वाले हैं, जो 1 ईच कंट्रीब्यूट करते हैं। सो 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.8 प्लस 10, 16.8। ऐसे यहाँ पर आइए, n-1 ये है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है जो 0.85 ईच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके सिवाय 18 प्लस 10, 28 इलेक्ट्रॉन 1 ईच कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि और इनर शेल वाले हैं। टोटल जो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.8 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 34.8। अब ज़रा गौर से देखिए, जब Z स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा Z माइनस सिग्मा। Z का वैल्यू 3 माइनस सिग्मा 1.7 कितना आ जाएगा, 1.3। यहाँ पर 11 माइनस 8.8 2.2। Z की वैल्यू 19 माइनस 16.8 अगेन 2.2। Z की वैल्यू 37 माइनस 34.8 अगेन 2.2। Z बढ़ता जा रहा है, सिग्मा या S बोल दीजिए, हमने पहले Z लिया है, फिर S लिया है, और फिर Z स्टार आया। Z बढ़ता जा रहा है, S भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो Z स्टार की वैल्यू है वो लिथियम से सोडियम तक तो बढ़ा है, उसके बाद कांस्टेंट रह जाता है। आप यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये 8 इंटू 0.85, n-1 में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी टोटल इलेक्ट्रॉन 36 प्लस 10 कितना हो गया, 46 इलेक्ट्रॉन 1 ईच कंट्रीब्यूट करेंगे S स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए। तो 6.8 प्लस 46 कितना आ जाएगा, 52.8, और इसको 55 में से माइनस कर दीजिए, ये 2.2 ये कांस्टेंट रह जाएगा। यानी लिथियम से सोडियम सेकंड से थर्ड पीरियड में थोड़ा सा चेंज आता है, उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। फ्रेंसियम का आप खुद निकाल के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम Z स्टार का वेरिएशन देखा। तो याद कीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका Z कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनका S का वैल्यू कितना आया और Z स्टार कितना आया। S का वैल्यू 1.7, 2.05, 2.40, 2.75, 0.35 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो nth शेल में आ रहा है। nth शेल वाला जो है 0.35 कंट्रीब्यूट करता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। सो यहाँ पर आ जाएगा 3.10, 3.45, F की वैल्यू 3.70, यहाँ पर 4.45, ये 8 हो जाएगा, 4.25। Z स्टार 3 में से ये माइनस कर दीजिए, 1.3, और ये 0.65 बढ़ता जाएगा तो 1.95 हो जाएगा।
0.65 और बढ़ा दीजिए, 2.60, इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 0.65 बढ़ा के भी ला सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा 3.25, ये वैल्यू हो जाएगा 3.90, ये वैल्यू हो जाएगा 4.55, ये वैल्यू हो जाएगा 5.20, ये वैल्यू हो जाएगा 5.85। और अगर यहीं पे आप लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कीजिए तो ये लेफ्ट टू राइट था और ये टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर S की वैल्यू और Z स्टार की वैल्यू, S की वैल्यू हमने निकाला कितना 8.8, देन 16.8, देन 34.8, देन 52.8 और Z स्टार की वैल्यू 2.2, 2.2, 2.2, 2.2 कांस्टेंट है। तो लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट का भी वेरिएशन देख लिया और यस Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी वेरिएशन देख लिया। अब इस वेरिएशन को हम कंक्लूड कर लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लोर किया, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर ही है सिंपली, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हमने स्लेटर्स रूल के जरिए कैलकुलेट किया। लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम हमने फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में प्रोडक्ट ट्रेंड देखा था। अब उसको कंक्लूड अगर करें तो लेफ्ट राइट इन पीरियड्स जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, कितना 1 यूनिट पर स्टेप। याद कीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ता जाता है। टॉप टू बॉटम अगेन इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करेगा किस पीरियड से किस पीरियड में मूव कर रहे हैं वर्टिकली इन अ ग्रुप। तो यहाँ पर कभी 2 का चेंज आता है हाइड्रोजन से लिथियम, फिर 8 का चेंज आता है लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, फिर 18 का चेंज आता है और फिर 32। मतलब यही चेंजेस आएंगे, कितना चेंज आएगा इसमें से वो डिपेंड करेगा आप किस पीरियड से किस पीरियड में मूव कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट लेफ्ट राइट इंक्रीज कर रहा है और ये वैल्यू आ रहा है 0.35 यूनिट पर स्टेप, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है nth शेल में, जिसका 0.35 कंट्रीब्यूशन होता है पर इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन ऐड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में। अगर टॉप टू बॉटम देखें तो S बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ेगा देखिए टॉप टू बॉटम जब आप देखेंगे तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। जैसे एल्किली मेटल में वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, n-1 में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी जितने आ रहे हैं सब अंदर जा रहे हैं। तो इसका मतलब n-2 या उसके अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और ये टोटल इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही S की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये भी 8, 18, 32 इसी तरीके का चेंज आता है। हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम एक्सेप्शन आते हैं। हाइड्रोजन से लिथियम, हाइड्रोजन में 0 था, लिथियम में 1.7 वैल्यू आ गया था, तो ये चेंजेस इसमें से नहीं है, 1.7 आया है। और लिथियम से जब आप सोडियम में जाते हैं तो 1.7 से 8.8 आते हैं, तो 8 का चेंज नहीं आता है। तो थर्ड पीरियड तक तो चेंजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाकी थर्ड के बाद 4, 5, 6, 7 तक जाएंगे तो इसी में से कोई चेंज मिलेगा। अब अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें जिसकी वैल्यू Z माइनस सिग्मा होता है या Z माइनस S होता है, दैट इज इक्वल टू Z माइनस S। तो ये 1 बढ़ा और ये 0.35 बढ़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो भी इंक्रीज करेगा। हाउ मच 0.65 यूनिट पर स्टेप। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जितना इसमें चेंज आएगा मोर और लेस इसमें भी उतना ही चेंज आएगा। तो ये लिख सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। और एल्किली मेटल्स में आपने देखा कितना था 2.2 कॉमन वैल्यू आ रही थी विथ फ्यू इनिशियल एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम एक्सेप्शन है और अदरवाइज ये कांस्टेंट रहता है। तो हमने पीरियोडिक ट्रेंड देख लिया, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग कांस्टेंट,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये इतने डिटेल में एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट्स के पेपर सॉल्व करते हैं, बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने बता दिया। इसका और ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो जो एडवांस की जो क्लासेस होती हैं उसमें ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में। तो मेडिकल में क्योंकि नहीं पूछा गया है, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जिसका यूज़ आगे चैप्टर में होगा या जिसके बेसिस पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जितना पढ़ाया गया इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे बुक्स में वो सब सॉल्व हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम रियल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ यानी एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से वो लेक्चर्स को कीजिएगा। तब तक अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।